नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों को ये सिखाया है कि अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथों में कैसे ली जाए। किताब का नाम है बाउंड्रीज, व्हेन टू से यस, व्हेन टू से नो, टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और इसके लेखक हैं दो जाने माने मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर हेनरी क्लाउड और डॉक्टर जॉन टाउनसेंड जी। और ये किताब उस कश्मकश को पकड़ती है जिसमें हम में से कई लोग फंसे होते हैं। सही बात है। जब ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी तो हमारी है ही नहीं। सोचिए कोई सुबह उठे और ऐसा महसूस हो कि उसका दिन उसका अपना नहीं है, बल्कि दूसरों की उम्मीदों और मांगों की एक लिस्ट है। हाँ बिल्कुल। किताब की शुरुआत में ही शेरी नाम की एक महिला की कहानी है जो शायद हम में से कई लोगों की कहानी है। शेरी की कहानी। एक बॉस है जो कभी भी काम दे देता है, एक दोस्त है जो हमेशा इमोशनल सपोर्ट के लिए उसी पर निर्भर है, एक माँ है जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी उस पर है, और एक शादी जिसमें वो अकेली ही सबको संभालने की कोशिश कर रही है। हाँ, शेरी पूरी तरह से थक चुकी है। तो आज हम शेरी की कहानी के बहाने ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सीमाएं या बाउंड्रीज आखिर होती क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है। तो किताब का जो मूल विचार है वो बहुत ही सरल है लेकिन बहुत गहरा भी है। अच्छा। बाउंड्रीज का मतलब दीवारें खड़ी करना नहीं है जो आपको लोगों से काट दें, बल्कि ये एक प्रॉपर्टी लाइन की तरह है जो ये साफ करती हैं कि क्या आपका है और क्या नहीं। प्रॉपर्टी लाइन। हाँ, आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपका समय, आपकी ऊर्जा, ये सब आपकी प्रॉपर्टी हैं और सीमाएं इसी प्रॉपर्टी की रक्षा करती हैं। ये प्रॉपर्टी वाली बात अच्छी है। मतलब जैसे हमारे घर की एक चारदीवारी होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगी की भी होनी चाहिए। एकदम सही। और लेखक इसे समझाने के लिए एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वो अपनी बात को बाइबल की एक मिसाल से समझाते हैं। गैलेशियंस नाम की किताब में दो बातें कही गई हैं जो सुनने में एक दूसरे के उलट लगती हैं। अच्छा, वो क्या है? एक जगह लिखा है कि हर किसी को अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। लेखक इसे बैकपैक कहते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां हैं, हमारा काम, हमारी भावनाएं, हमारे फैसले, ये हमारा बैकपैक है जिसे हमें खुद उठाना है। ठीक है। लेकिन दूसरी जगह लिखा है कि एक दूसरे के भारी बोझ को उठाने में मदद करो। ओह, तो ये तो उल्टा लग रहा है। लगता है, पर लेखक इसे बड़ा पत्थर या बोल्डर कहते हैं। ये जिंदगी के बड़े संकट हैं, कोई बीमारी, कोई हादसा, कोई बड़ी मुसीबत जिसे कोई अकेला नहीं उठा सकता। समझी। मतलब समस्या तब होती है जब हम किसी और का रोज का बैकपैक उठाने लगते हैं या फिर ये उम्मीद करते हैं कि कोई हमारा उठाए। एकदम सही, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ये किताब उन्हीं लोगों के लिए है जो दूसरों का बैकपैक उठाते उठाते थक चुके हैं, या ना कहने पर अपराध बोध, मतलब वो गिल्ट, उससे भर जाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जब ये सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं या होती ही नहीं है, तो किस तरह की परेशानियां सामने आती हैं? किताब में इसके कुछ प्रकार बताए गए होंगे। हाँ, मुख्य रूप से 3 तरह के लोग या कह सकते हैं कि व्यवहार सामने आते हैं। पहला है अनुपालन, कॉम्प्लायंस। अनुपालन मतलब डर या अपराध बोध के कारण गलत चीजों को भी हाँ कह देना। अच्छा। किताब में रॉबर्ट की कहानी है जिससे बचपन से सिखाया गया कि अच्छे बच्चे पलटकर जवाब नहीं देते। नतीजा ये हुआ कि बड़ा होकर वो अपनी पत्नी की हर अनुचित मांग को भी हाँ कहता रहा, क्योंकि उसे लगता था कि ना कहने से वो बुरा बन जाएगा। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे ऑफिस में कोई सहकर्मी बार बार अपना काम किसी पर डाल दे और वो व्यक्ति मना इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि लगता है कि टीम प्लेयर नहीं कहलाएगा या बॉस को बुरा लग जाएगा। बिल्कुल, ये एक क्लासिक उदाहरण है। ये वही कंप्लायंस वाली बात हुई। अच्छी और जरूरी चीजों को ना कहना, जैसे मदद मांगने से हिचकना, अपनी जरूरतें बताने से कतराना। किताब में रेचल की कहानी है जो अपने दोस्तों के ग्रुप में कभी अपनी परेशानी नहीं बताती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जरूरतें किसी के लिए मायने नहीं रखती। और तीसरा प्रकार वो क्या है? तीसरा प्रकार है नियंत्रक, कंट्रोलर्स। ये वो लोग हैं जो दूसरों की सीमाओं का सम्मान ही नहीं करते, वो आपकी ना को सुनना ही नहीं चाहते। एक मिनट रुकिए, ये नियंत्रक वाला पॉइंट ये बहुत जरूरी लगता है। क्या किताब इनके भी अलग अलग प्रकार बताती है? क्योंकि कुछ लोग तो सीधे सीधे धमकाते हैं और कुछ लोग बहुत चालाकी से अपना काम निकलवाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब में 2 तरह के नियंत्रकों की बात की गई है। पहले हैं आक्रामक नियंत्रक, अग्रेसिव कंट्रोलर्स, जो सीधे सीधे हावी होते हैं। जी। गुस्सा दिखाते हैं और आपकी ना को अनसुना कर देते हैं। और दूसरे जो शायद ज्यादा खतरनाक होते हैं वो हैं चालाक नियंत्रक, मैनिपुलेटिव कंट्रोलर्स। अच्छा। ये आपको अपराध बोध महसूस कराकर, इमोशनल ब्लैकमेल करके या
बेचारा बनकर अपनी बात मनवा लेते हैं। तो अगर हम शेरी की कहानी पर वापस जाएं, तो उसका बॉस वो एक आक्रामक नियंत्रक था। कह सकते हैं। और शायद उसकी वो दोस्त जो हमेशा इमोशनल सपोर्ट मांगती थी, वो एक चालाक नियंत्रक थी। बहुत संभव है। चालाक नियंत्रकों को पहचानना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अक्सर प्यार और परवाह का एक नकाब पहने रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना कहने की हमारी क्षमता या अक्षमता हमारे बड़े होने के तरीके से जुड़ी है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, इसकी जड़ें हमारे बचपन में ही होती हैं। बचपन में कैसे? किताब के अनुसार स्वस्थ सीमाएं बनाने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली है बॉन्डिंग, मतलब जुड़ाव। एक बच्चे को एक अलग इंसान बनने से पहले अपने माता पिता से एक सुरक्षित जुड़ाव महसूस करना जरूरी है। जब उसे पता होता है कि प्यार बिना शर्त के मिलेगा, तभी वो आजादी की तरफ कदम बढ़ा पाता है। और दूसरी चीज है अलगाव और व्यक्तिकरण, सेपरेशन एंड इंडिविजुएशन। ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। सरल भाषा में ये वो दौर है जब बच्चा दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वो चीजों को छूता है, अपनी पसंद नापसंद बताता है और सबसे जरूरी ना कहना सीखता है। अच्छा। बच्चे का पहली बार ना कहना असल में उसकी अपनी पहचान बनाने की पहली कोशिश होती है। लेकिन अगर इस कोशिश पर उसे डांट पड़े या माता पिता नाराज हो जाए तो? यहीं पर बाउंड्री इंजरी होती है। अगर बच्चे के ना कहने पर माता पिता अपना प्यार वापस खींच लें, गुस्सा करें या उसे बहुत ज्यादा कंट्रोल करें, तो बच्चा सीख जाता है कि ना कहना गलत है या अपनी जरूरतें बताना स्वार्थ है। और यही सीख बड़े होने पर भी उसके साथ रहती है। ये समझना कि समस्या बचपन से जुड़ी है, ये बहुत मायने रखता है। पर अब सवाल ये है कि अगर किसी की नींव में ही बाउंड्री इंजरी हो, तो वो इसे ठीक कैसे करे? क्या किताब कोई प्रैक्टिकल रास्ता सुझाती है, कोई नियम या सिद्धांत? हाँ बिल्कुल। किताब सीमाओं के 10 नियम का एक फ्रेमवर्क देती है। ये नियम असल में जिंदगी के असूल हैं। अच्छा। इनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है बुवाई और कटाई का नियम, द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। जो बोएंगे वही काटेंगे। बिल्कुल। इसका मतलब है कि लोगों को उनके कामों के प्राकृतिक परिणामों का सामना करने देना चाहिए। लेकिन ये जो बुवाई और कटाई का नियम है, क्या ये थोड़ा कठोर नहीं है? मान लीजिए किसी दोस्त की सच में आर्थिक तंगी है और वो बार बार मदद मांग रहा है, उसे मना करना क्या स्वार्थ नहीं कहलाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब कहाँ मदद खत्म होती है और कहाँ गैर जिम्मेदारी शुरू होती है? और यहीं पर वो बैकपैक और बड़े पत्थर का फर्क काम आता है। अच्छा। हाँ। अगर दोस्त किसी बड़ी मुसीबत यानी बड़े पत्थर में है तो मदद करना जरूरी है, लेकिन अगर वो अपनी खराब आदतों यानी अपने बैकपैक की वजह से बार बार उसी स्थिति में पहुंच रहा है और आप हर बार उसे बचा लेते हैं, तो आप अनजाने में उसकी गैर जिम्मेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। लेखक इसे कठोर प्रेम कहते हैं, टफ लव। कठोर प्रेम। जी। असली प्यार किसी को उसकी गलतियों के परिणामों से हमेशा बचाना नहीं, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाना है कि वो उन परिणामों से सीख सके। तो ये जो नियम है, बुवाई और कटाई, जिम्मेदारी, शक्ति, ये सब एक ही धागे से जुड़े लगते हैं। ऐसा लगता है कि किताब का असली मैसेज ये है कि जिम्मेदारी से आजादी मिलती है। बिल्कुल। जब हम दूसरों के कामों के अंजाम से उन्हें बचाना बंद कर देते हैं, तो हम असल में उन्हें और खुद को आजाद कर रहे होते हैं। क्या ये सही निचोड़ है? बिल्कुल सही। और इसी से जिम्मेदारी का नियम जुड़ा है, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या कहता है? हम दूसरों के प्रति जिम्मेदार हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। एक मिनट, इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब हमें एक दूसरे से प्यार करना है, उनकी परवाह करनी है, ये हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति है, लेकिन हम उनकी भावनाओं, उनके चुनावों और उनके व्यवहार को ठीक नहीं कर सकते। वो उनकी अपनी जिम्मेदारी उनके लिए है। अच्छा। और शक्ति का नियम? शक्ति का नियम यानी द लॉ ऑफ पावर कहता है कि आपके पास सिर्फ खुद को बदलने की शक्ति है, दूसरों को नहीं। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई आपसे कैसे बात करेगा, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उस बातचीत में रहेंगे या नहीं। सही बात है। और एक आखिरी जरूरी नियम है प्रदर्शन का नियम, द लॉ ऑफ एक्सपोजर। इसका मतलब है कि अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है। मन में नाराजगी पालने से कुछ नहीं होगा। बोलकर बताना पड़ेगा। हाँ, आपको कहना पड़ेगा, मुझे ये मंजूर नहीं है। ये सब सिद्धांत के तौर पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू कैसे करें? पहला कदम क्या होना चाहिए? मुझे याद है एक बार मैंने एक दोस्त को ना कहा था और कई दिनों तक मुझे अपराध बोध महसूस हुआ। किताब इस गिल्ट से निपटने के बारे में कुछ बताती है? क्योंकि जानकारी होना एक बात है, पर उस भावना से निपटना वो असली चुनौती है। ये बहुत ही आम अनुभव है और किताब कहती है कि पहला कदम है जिम्मेदारी लेना।
यह मानना कि अगर कोई आपको नियंत्रित कर रहा है तो समस्या सिर्फ उसके व्यवहार में नहीं बल्कि आपकी तरफ से सीमाओं की कमी में भी है। ठीक है। और जहां तक अपराध बोध की बात है, उसे अकेले झेलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक और महत्वपूर्ण बात है एक सपोर्ट सिस्टम का होना। सपोर्ट सिस्टम मतलब दोस्त, परिवार। हाँ, सीमाएं बनाना एक अकेली लड़ाई नहीं हो सकती। आपको एक नए परिवार की जरूरत होती है। ये कोई सपोर्ट ग्रुप हो सकता है, कोई भरोसेमंद दोस्त या कोई काउंसलर। ऐसे लोग जो आपको तब सहारा दें जब आप अपनी सीमाएं तय करने की कोशिश कर रहे हों और पुराने लोग आपका विरोध कर रहे हों। विरोध की बात आपने की। किताब जरूर चेतावनी देती होगी कि जब कोई सीमाएं बनाना शुरू करेगा तो लोग विरोध करेंगे। हाँ, विरोध की उम्मीद जरूर करें। जो लोग आपके हाँ कहने के आदी हैं, वो आपके ना कहने पर गुस्सा होंगे, आपको स्वार्थी कहेंगे। बिल्कुल, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कोई कंट्रोलिंग रिश्तेदार आपको आर्थिक मदद देना बंद कर दें। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में दृढ़ रहना और अपने सपोर्ट सिस्टम को तैयार रखना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। किताब कई तरह की सीमाएं बताती है जिन्हें हम जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि? सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली सीमा है आपके शब्द। वर्ड्स? शब्द हाँ नहीं अपने आप में एक पूरा वाक्य है। इसे समझाने की, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। फिर है भौगोलिक दूरी, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। कभी कभी किसी जहरीले इंसान या माहौल से शारीरिक दूरी बनाना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। और एक होती है भावनात्मक दूरी, इमोशनल डिस्टेंस, जहां आप किसी के साथ रिश्ते में तो रहते हैं लेकिन आप अपने दिल को सुरक्षित रखने के लिए एक भावनात्मक दूरी बना लेते हैं, ताकि उनकी बातें आपको पहले की तरह चोट ना पहुंचाएं। एकदम सही। तो अंत में अगर शरी को इन नियमों को अपनाना हो तो उसका पहला कदम होगा अपने बॉस को देर तक रुकने के लिए ना कहना, भले ही उसे अपराध बोध महसूस हो। बिल्कुल। और जब उसकी दोस्त इमोशनल सपोर्ट के लिए फोन करे तो ये कहना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर मैं अभी बात करने की हालत में नहीं हूँ। बिल्कुल, और ये एक छोटी शुरुआत होगी। किताब का सार यही है कि सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्म देखभाल है, सेल्फ केयर। ये उस जिंदगी, उन तोहफों और उन रिश्तों की रक्षा करना है जो आपको दिए गए हैं। लक्ष्य प्रतिक्रिया देने वाले यानी रिएक्टिव से हटकर सक्रिय यानी प्रोएक्टिव बनना है, ताकि जिंदगी दूसरों के दबाव से नहीं बल्कि अपने प्यार और मूल्यों से चले। जी बहुत बढ़िया। चलिए आज की इस पूरी बातचीत को 3 मुख्य बातों में समेटते हैं। जरूर। पहली बात, आप अपने लिए जिम्मेदार हैं और दूसरों के प्रति जिम्मेदार हैं। ये समझना सबसे जरूरी है कि कौन सा आपका बैकपैक है जिसे आपको खुद उठाना है और कौन सा दूसरों का बड़ा पत्थर है जिसे उठाने में आप मदद कर सकते हैं। ये फर्क बहुत जरूरी है। दूसरी बात, सीमाओं के लिए परिणामों की जरूरत होती है। बिना परिणाम के कोई सीमा सिर्फ एक सुझाव बनकर रह जाती है। लोगों को उनके चुनावों के प्राकृतिक नतीजों का अनुभव करने देना कठोर प्रेम का हिस्सा है जो उन्हें जिम्मेदार बनाता है। सही बात है। और तीसरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल बात, छोटी शुरुआत करें और सुरक्षित जगहों पर अभ्यास करें। ये बहुत जरूरी है। सीधे अपने सबसे मुश्किल रिश्ते से शुरुआत मत कीजिए। पहले किसी ऐसे दोस्त के साथ ना कहने का अभ्यास करें जो आपको समझता है और आपका समर्थन करता है। सीमाएं बनाना एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से ही मजबूत किया जा सकता है। और जाते जाते एक विचार, यह किताब बताती है कि सीमाएं सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक मुद्दा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मुद्दा भी है। ये उस जीवन की देखभाल से जुड़ा है जो आपको सौंपा गया है। तो एक आखिरी सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, किसी की जिंदगी का, उसकी प्रॉपर्टी का वो कौन सा हिस्सा है जिसकी वो ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा है और आज उसकी रक्षा के लिए कौन सी एक छोटी सी बाड़ बनाई जा सकती है। और ऐसे ही शक्तिशाली किताबों पर गहरी बातचीत सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।